देखो कल हमने क्या बात करी थी, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करी थी और हमने उसका डायग्राम देखा था और देखा था कि किडनी के द्वारा क्या होता है, रक्त और उत्सर्जित पदार्थ सेपरेट होते हैं और यूरिन का निर्माण होता है। ठीक, आज हम देखेंगे कि किडनी के द्वारा किस तरीके से यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई चेन है, छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह हमारी किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी हमारी किडनी कई छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनी होती है। उन रचनाओं का नाम होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन, या उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं। इन किडनी की रचनात्मक इकाइयों के द्वारा ही होता है यूरिन का निर्माण। अब यूरिन का निर्माण दो स्टेप में होता है। एक होता है यकृत के द्वारा, अमोनिया काय में बदलती है, यूरिया में बदलती है। ये यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप होती है। ठीक, दूसरी स्टेप होती है किडनी द्वारा क्या बदला, यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर भी हमको तीन देखना है, ए बी सी। पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब इस किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये तीन तरीके से होता है। एक होता है अति सूक्ष्म छलन, ये पहली प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस होती है सक्रियात्मक पुनः अवशोषण, यहाँ पे लिख रही हूँ अवशोषण, पूरा नाम होता है इसका सक्रियात्मक पुनः अवशोषण। तीसरी स्टेप होती है इसकी नली की स्त्रावण, या मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्त्रावण। इन दोनों स्टेप से होकर गुजरने के बाद किडनी के द्वारा क्या बनाया जाता है, यूरिन। ये बेसिक क्लियर है। अब देखो हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप किडनी के द्वारा किस तरीके से किडनी के द्वारा किस तरीके से यूरिन का निर्माण होता है। देखिए, अब किडनी का डायग्राम तो कल देख लिया था हमने। आज हम देखेंगे एक नेफ्रॉन की संरचना। ये देखो, ये क्या है हमारा, एक नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर ऐसे कितने पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वो बहुत सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। अब देखिए आप, रीनल धमनी की वो शाखा, कौन, रीनल धमनी की वो शाखा जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रक्त यहाँ पर लाती है, ये क्या कहलाती है, अभिवाही धमनी। क्या कहलाती है, अभिवाही धमनी। ठीक, पहले समझ लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला भाग ऐसे, इस वाले भाग में क्या होता है,
महीन महीन बिल्कुल पतली पतली केशिकाओं का क्या होता है, जाल बिछा होता है। जैसे आटे की छन्नी देखी है कितने बारीक बारीक, वो तो हमको दिखाई भी दे रहे हैं। सोचो 10 लाख नेफ्रॉन में छिद्र कितने छोटे होंगे, यानी महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर केशिकाओं का, कोशिका नहीं, केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, इसलिए इस वाले भाग को कहा जाता है केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? इसका ये सिरा स्वतंत्र रहता है और एक सिरा या गोलाकार रचना के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, पाया जाता है। अब इस केशिका गुच्छ के ऊपर देखो आप, एक गोलाकार प्यालेनुमा रचना दिखाई दे रही है, दिख रही है। इस गोलाकार रचना को कहा जाता है बोमन कैप्सूल। क्या कहते हैं? ठीक। अब ये केशिका गुच्छ और बोमन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? इन दोनों को एक साथ कहा जाता है बोमन संपूर्ण। क्या कहते हैं? ठीक है। इसके बाद इधर बोमन संपूर्ण के पास वाला ये भाग, ठीक, ये वाला भाग क्या कहलाता है? समीपस्थ कुंडलित। क्या कहलाता है? समीपस्थ कुंडलित भाग। इसी तरह ये बोमन संपूर्ण के पास वाला भाग है, तो ये वाला दूर वाला भाग है, यानी बोमन संपूर्ण के पीछे वाला भाग नलिकाकार होता है। पास वाला भाग समीपस्थ कुंडलित भाग कहलाया, दूर वाला भाग ये वाला, ये कहलाता है दूरस्थ कुंडलित भाग, ये कहलाया। यहाँ तक तो डाउट। अब इन दोनों के बीच में ये देखो एक यू के आकार का भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? इस वाले भाग को कहा जाता है हेनले का लूप। क्या कहलाता है ये? हेनले लूप। क्लियर है? अब इस समीपस्थ कुंडलित भाग के पास में ये देखो एक लंबी नलिका का रचना दिखाई दे रही है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? संग्रह नलिका। क्या कहलाती है ये? अब आप देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग तो कितना होता है? हर किडनी में 10 लाख होते हैं, लेकिन ये वाला भाग एक किडनी में एक ही पाया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक किडनी में एक ही संग्रह नलिका होती है, और वही संग्रह नलिका कल हमने देखा था रीनल पेल्विस। वो रीनल पेल्विस से आगे बढ़कर क्या बनाती है? ड्यूरेटर का निर्माण करती है। याद आया कल का डायग्राम? ठीक। अब देखो ये जो बनाया है मैंने, ये क्या है? क्या है ये? नेफ्रॉन की संरचना। अब आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि नेफ्रॉन की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन करो, तो आपको ये चित्र बनाना है। इसमें क्लियर है? अब हमको देखना है इस नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का निर्माण कैसे होता है। बढ़े आगे। अब देखो ये यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप है। अति सूक्ष्म छलन। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियाँ लेकर ये अभिवाही धमनिका यहाँ ये पतली पतली केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर अशुद्धियाँ लेकर जा रही है, छलने के बाद वापस भी तो कुछ आएगा, रक्त तो बॉडी में ही रहेगा, सिर्फ अशुद्धियाँ छनेगी। तो रक्त को वापस लेकर आने वाली जो धमनिका होगी, एक
लाने वाली, एक ले जाने वाली। तो ये वाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपवादी धमनी। अब पूरा हुआ ये आपके रेखांक का डायग्राम। अब सुनिए बेटा, नाइट्रोजन युक्त अशुद्धियाँ लेकर यहाँ आए केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ में पतली पतली केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। अब जहाँ बिल्कुल बारीक होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन? अति सूक्ष्म। छलन की क्रिया हो रही है, तो इस केशिका गुच्छ में पतली केशिकाओं के जाल होने के कारण रक्त और उत्सर्जी पदार्थ सेपरेट हो जाते हैं, छन जाते हैं, और छनकर क्या होता है? ये इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आकर ये इकट्ठा हो जाता है। अब देखो, अति सूक्ष्म छलन हो रहा है, वरना यहाँ कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है कि सिर्फ अशुद्धियाँ ही छनकर आएगी। छोटे आकार की अशुद्धियाँ, छोटे आकार के पोषक तत्व, आवश्यक तत्व प्लस जल, सारा का सारा छनकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो द्रव भरा रहेगा, ये द्रव क्या जाएगा? इस द्रव का नाम होगा अति सूक्ष्म निस्यंद कहलाता है। अब इसमें अशुद्धियाँ भी है, जल भी है और आवश्यक पदार्थ भी है, जो छोटे आकार का होने के कारण छनकर आ गए। इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस संपन्न हो रही है? अति सूक्ष्म छलन। क्लियर है? अब देखो, ये इधर का जो भाग आया, अब ये जितना भी द्रव अति सूक्ष्म निस्यंद है, ये क्या होता है? यहाँ आ जाता है, बढ़ जाएगा आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखी है हमने अपवाही धमनिका, इस अपवाही धमनिका से पतली पतली केशिकाएं निकलती है, और ये पतली पतली केशिकाएं कहाँ पर? इस थैले के लूप के चारों ओर क्या होती है? फैल जाती है, लिपटी हुई रहती है। ठीक। अब यहाँ पर जो अपनी दोनों प्रोसेस बची है, पुनः अवशोषण और स्त्रावण होगी। कैसे? अब छोटी आंत में हमने बात करी थी, ये छोटी आंत का पिछला भाग जो था इलियम, वहाँ पर भोजन का अवशोषण हुआ था, और वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी रचनाएं पाई गई थी। इन छोटी छोटी रचनाओं को हमने क्या कहा था? सूक्ष्मांकुर। और इन सूक्ष्मांकुर के द्वारा ही भोजन का क्या हुआ था? अवशोषण हुआ था, पोषक पदार्थों का अवशोषण हुआ था। ठीक। अब इससे जो शाखाएं निकली है केशिकाओं की, ये जो यहाँ चारों तरफ इसके फैली हुई है, यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर। और अभी सूक्ष्मांकुर ही क्या करेंगे? यहाँ पे क्या भरा हुआ है? जल, छोटे आकार के पोषक पदार्थ और छोटे आकार के अशुद्धियाँ। ठीक। तो हमको पोषक पदार्थ और जल तो चाहिए। यूरिन के रूप में कौन सा जल जाएगा? जो अतिरिक्त जल होगा, और जितना आवश्यक होगा वो तो हम वापस लेंगे। तो इन सूक्ष्मांकुरों के द्वारा क्या होगा? पोषक पदार्थ और जल का वापस क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा, और वो अवशोषण होके वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब मैंने यहाँ टर्म क्या लिखी बेटा? पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्यों लिखा? क्योंकि एक बार इस जल और इन पोषक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में हो चुका है, उसी का हम दोबारा अवशोषण कर रहे हैं, इसलिए टर्म यूज की गई पुनः अवशोषण। ठीक। अब अगला आता है हमारा स्त्रावण। अब फिर वापस नहीं आते हैं हम। यहाँ मैंने बोला था अति सूक्ष्म छलन हुआ, छोटे आकार का सब छन गया। तो बेटा बड़े आकार की भी तो अशुद्धियाँ होगी, वो नहीं छन पाएगी, तो वो कहाँ है? ये इसमें भरी हुई है। आवश्यक छन कर इधर आ गए थे, लेकिन बड़ा आकार होने के कारण अशुद्धियाँ यहाँ रह गई थी, वो यहाँ भरी हुई है, तो वो इसके साथ यहाँ पर आई। तो
तो ये सूक्ष्माणु क्या कर रहे हैं, आवश्यक पदार्थ और जल का तो अवशोषण कर रहे हैं और इनके अंदर जो बड़े आकार की अशुद्धियाँ है जो विसरित होकर बहकर कहाँ जाएगी, इधर की तरफ बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी इस पूरे शरीर के रूप में। समझ में आया? तो अवशोषित करना तो क्या कहलाया, पुनः अवशोषण, और बड़े आकार की अशुद्धियों को यहाँ पर विसरण के द्वारा छोड़ना, ये क्या कहलाया, स्त्राव। ठीक, अब यहाँ पर क्या बच गया, इस वाले भाग में सूक्ष्म मात्रा में जल प्लस छोटे आकार की अशुद्धियाँ प्लस बड़े आकार की अशुद्धियाँ, ये सब घटक शुद्धियाँ मतलब आवश्यक पदार्थ सब चले गए, जल भी चला गया, सूक्ष्म मात्रा में जल रह गया। तो सूक्ष्म मात्रा में जल और सभी अशुद्धियों के कारण यहाँ पर जो एक द्रव भरा रहेगा तो कैसा होगा, गाढ़े, कैसा होगा, गाढ़े पीले रंग का होगा। और ये गाढ़े पीले रंग का जो द्रव यहाँ भरा हुआ है ये क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। ठीक, अब ये यूरिन यहाँ बन गया, ये कहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा, संग्रह नलिका में। इस तरीके से आप देखो मैंने बहुत सारी ब्रांचिंग बनाई है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेफ्रॉन है, हर नेफ्रॉन के अंदर जो बना हुआ है यूरिन, वो सब कहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। 10 लाख नेफ्रॉन है तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में यूरिन का फॉर्मेशन होगा और संग्रह नलिका के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आया? अब देखोगे क्या होता है यहाँ पर। अब वापस हम बढ़ जाते हैं जो कल हमने किडनी की संरचना बनाई थी। अब इधर मैंने बताया था यहाँ पर क्या था, रीनल पेल्विस, ये इस वाले छिद्र के यहीं आकर कौन बनती है, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका द्वारा जितना भी यूरिन फॉर्मेशन होके आया है संग्रह नलिका द्वारा यहाँ पहुँचा दिया जाता है, जो यूरेटर के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और जिसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है यूरिथ्रा द्वारा। इस तरीके से नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन 3 चरण में होता है। पहला अति सूक्ष्म छलन, दूसरा यहाँ पर पुनः अवशोषण और तीसरा नली की स्त्रावन। तो डाउट यहाँ पर? ठीक,